नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आगरा से खबर सामने आई है, जहां सट्टेबाज सनी उर्फ सनी कबड़िया पर पुलिस का चाबुक चला है। आपको बता दें कि सटोरिया सनी को पुलिस ने उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने सनी कबड़िया की 3.2 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सटोरिया सनी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी और पुलिस ने धारा 14/1 के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया है। पूरा मामला है थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। नामी गिरामी सट्टेबाज था जिसकी प्रॉपर्टी आज कुर्क की गई है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। इसके ऊपर 2011 से लगभग 16 मुकदमे पंजीकृत हैं और उसमें गैंगस्टर का ही मुकदमा है। उसी के अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इसकी जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उसमें 3 मकान, 1 दुकान और 3 बैंक खाते सीज किए गए हैं। जो कुल संपत्ति उसमें आकी गई है वो लगभग 3 करोड़ 10 से 20 लाख के आसपास है और अपराध से अर्जित इसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो क्या लगता है, मतलब इस तरीके के शहर में और भी बड़े सटोरियाँ का सब पे इस तरीके की कार्रवाई चालू? जी, सभी पे कार्रवाई, जो भी अपराध से प्रॉपर्टी को अर्जन करेगा उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और खबर वाराणसी से है, जहां 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। यहां आपको बता दें कि 16 साल के बाद अब कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है और 16 साल पहले संकट मोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट किया गया था। जिला प्रशासन ने वकील राजेश शर्मा ने बताया है कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामलों में दोषी करार दिया। फैसला सुनाने के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जज की अदालत में मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया और अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। डॉग स्क्वाड से समय समय पर अदालत परिसर की तलाशी की गई और साथ ही वाराणसी में हुए धमाके के बाद वलीउल्लाह की तरफ से कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसी के बाद इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और पुलिस की जांच में पता चला है कि इन तीनों धमाकों में 5 आतंकियों का हाथ था। इनमें से आपको बता दें कि एक आतंकी मौलाना जुबैर को सुरक्षा बल ने सीमा पर ही मार गिराया था। तो वहीं अपने बेबाक बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोरने वाले अशोक पंडित एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। अशोक पंडित ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के पार्टी से सस्पेंड किए जाने पर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल नुपुर शर्मा ने बीजेपी से उनके निलंबन का विरोध करते हुए अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। हाल ही में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में एक हिंसा भड़क गई थी। इस मामले पर अब संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रविवार को उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। अब ऐसे में नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से नाराज होकर अशोक पंडित ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तो अब अरब देश ये तय करेगा कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कौन सदस्य शामिल होना चाहिए और कौन नहीं। वो मूल सिद्धांत क्या होंगे जिस पर बीजेपी पार्टी को काम करना चाहिए। इस तरह से नुपुर शर्मा के सस्पेंशन पर अशोक पंडित ने रोष जताया है। तो वहीं सिद्धू मूसेवाला की मौत पर अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था, जबकि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी गई। इसके बाद उनके घर के बाहर ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और अब आपको बता दें कि रविवार को ही सलमान खान के पिता सलीम खान को एक लेटर मिला था। इस लेटर में उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई और भाई को मिली इस धमकी के बीच सलमान खान से मिलने सोहेल खान और अरबाज खान उनके घर पहुंचे। सलमान खान के घर पर सीबीआई ऑफिसर भी पहुंचे हैं और ऑफिसर्स ने अभी तक जांच की कोई डिटेल शेयर नहीं की। इस बीच सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि सलमान खान के पिता सलीम खान जब रविवार को सुबह जॉगिंग पर गए तो वहां पर एक बेंच पर बैठे थे। वहां वो और उनके बेटे सलमान खान के नाम पर एक धमकी भरा पत्र उन्हें मिला। इस लेटर में लिखा हुआ था कि सलमान खान को भी सिद्धू मूसेवाला कर देंगे।
और खबर अब पश्चिम बंगाल से है, जहां कैबिनेट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव सोमवार को पास कर दिया और अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने और उनकी जगह राज्य की शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने के एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। एक अधिकारी ने बताया है कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और कृषि और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों समेत सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के लिए अपनी सहमति दी और यह प्रस्ताव 10 जून से शुरू किया जाएगा। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा इसे, और इन प्रस्तावों को राज्य विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित किया जाना है, जहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बहुमत में है और इसके प्रभाव में आने से पहले ही राज्यपाल की सहमति भी लेनी होती है। आपको बता दें कि 26 मई को राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल धनखड़ को हटाने और ममता बनर्जी को उनकी जगह चांसलर बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था। और विवादों में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पार्टीगेट मामले को लेकर सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते दिखे। कंजर्वेटिव पार्टी की एक समिति ने अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की है और पार्टीगेट मामले से जुड़ी कई नई जानकारियों के सामने आने के बाद कुछ दिन पहले ही ये कदम उठाया जा रहा है। और अब समिति द्वारा प्राप्त अविश्वास संबंधी पत्रों के प्रभारी सर ग्राहम ब्रैडरी ने यह बताया है कि टोरी सदस्य और संसदीय दल की करीब 54 सांसद 15% इसकी मांग कर रहे हैं और सोमवार शाम को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे रखा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर कई हफ्तों से जारी गतिरोध को देखकर किया गया है और कई सांसदों और पूर्व मंत्रियों ने डाउनिंग स्ट्रीट पर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर गैर कानूनी तरीके से पार्टी आयोजित करने को लेकर चिंता व्यक्त की। ब्रैडरी ने एक बयान में कहा है कि अविश्वास मत के लिए संसदीय दल के आवश्यक 15% वोट हासिल कर लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नियमों के अनुसार आज सोमवार को 6 जून को शाम 6 बजे रात 8 बजे स्थानीय समय अनुसार उसी बीच मतदान होगा और इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। आपको बताते चलें कि मतदान के तुरंत बाद ही उनकी गिनती की जाएगी और सुझाव के अनुसार नतीजे की घोषणा होगी। हालांकि विश्लेषक के अनुसार जॉनसन के वोट जीतने की संभावना है, लेकिन ये उनके नेतृत्व को एक बड़ा झटका जरूर देगा। पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से जॉनसन को हटाने के लिए विद्रोही सांसदों को 180 वोट की आवश्यकता होगी। इस बीच कंजर्वेटिव पार्टी के मौजूदा नियमों के तहत अगर जॉनसन जीत जाते हैं तो वो कम से कम 12 महीने तक इस तरह के किसी अन्य अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करेंगे। और इस बीच विधानसभा पहुंचने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अब दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया और आपको बता दें कि बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उपचुनाव में मुकाबले को लेकर अलग अलग अटकलें भी लगाए जाने लगे हैं। इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुकाबले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका ये कहना है कि इस बार बीजेपी ये सीट जीत जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बीजेपी की बसपा से सीधी टक्कर है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को पिछली बार भी जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिला था, तो वही आशीर्वाद अब चुनाव में काम आएगा और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलाना है। सामाजिक समीकरण के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार बसपा से सीधी टक्कर होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को इस सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हराया था। तब भी दिनेश बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और 2014 में भी इसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत यादव को सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने हराया। इस सीट से नामांकन भरने का आखिरी दिन भी सोमवार को रहा, जो कि खत्म हो चुका है। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आ गया है। अभी तक हरीश रावत हार पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ते हुए
कहा है कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हरीश रावत ने हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया और जिस तरह की खबर आई वो राज्य के लिए चिंताजनक है। हरीश रावत यहां ये भी कहते नजर आए कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार और सख्त दिखती जा रही है और सख्त होती जा रही है। इसी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि घटना को लेकर विपक्षी दलों के बयान पर अब राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी सरकार कानपुर मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। आगे ये भी कहा गया कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए जो भी बयान दे रही हैं उसे हम उचित नहीं समझते। बताया जा रहा है कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी और इसी दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया और इसी मामले में अब तक करीब 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 100 से अधिक आरोपियों की पहचान हो चुकी है। हिंसा की इस घटना में 40 लोग घायल भी हुए। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने 500 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया। साथ ही सपा नेता अखिलेश यादव और बसपा नेता मायावती ने भी इस घटना को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठा दी है। उन्होंने सवाल उठाए और कहा, विपक्ष कहता नजर आया कि योगी सरकार पर इसे लेकर लगातार निशाना साधा गया। अखिलेश यादव ने इसे खुफिया तंत्र की विफलता बताते हुए बीजेपी नेता के गिरफ्तारी की मांग की थी। हालांकि मायावती ने कहा था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यूपी दौरे के दौरान हिंसा की घटना खुफिया तंत्र की विफलता है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की और आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी इसे लेकर सरकार पर खूब निशाना साधा। और बरेली में तेल माफियाओं की सरेआम करतूत देखी गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम तेल का खेल चल रहा है। पर सवाल ये कि आखिर अगर पुलिस की मिलीभगत नहीं है तो पुलिस अब तक मौन क्यों? पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। बरेली में तेल माफिया बेखौफ दिख रहे हैं। थाना कैंट क्षेत्र में खुलेआम टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद अब स्थानीय पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल बरेली के तहसील आंवला में रेलवे से डीजल, पेट्रोल तेल की रैंक लगती है। पहले तेल माफिया रैकों से तेल चोरी करते थे और अब सीधा टैंकरों से चोरी करने लग गए हैं। आपको बता दें कि आंवला तेल डिपो के नाम से मशहूर है। यहाँ भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के डिपो हैं और यहाँ से यूपी और उत्तराखंड के पहाड़ों के पेट्रोल पंपों तक तेल पहुँचाया जाता है, जो कि डिपो पूरी तरह से जांच कर और सील लगा कर देता है। लेकिन तेल माफिया रास्ते में तेल का अड्डा खोलकर बैठे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन दबंगों के पास हर वो समाधान है जिससे वो आराम से लूट कर सकते हैं। ये शातिर लुटेरे मास्टर चाबी से या फिर पन्नी लगाकर टैंकरों में से ड्राइवर की सहमति से ड्रमों में से तेल की चोरी करते हैं। गौरतलब है कि थाना कैंट के बुखारा मोड़, IBMI कॉलेज फरीदपुर रोड पर, श्री राम बजरंग ढाबे और आंवला रोड पर ऐसे कई अड्डे सुचारू रूप से चालू हैं, जो कि पुलिस को पैसे देकर चलाए जा रहे हैं और यहाँ तेल माफिया बहुत ही सक्रिय और शातिर हैं। आर्या न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो जो तथ्य सामने आए वो चौंका देने वाले थे। पता चला कि कई बार इस तेल चोरी की वीडियो बनाकर SP ग्रामीण को दिखाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं माफियाओं का कहना है कि पुलिस तो हमारी जेब में रहती है और गांधी जी के आगे सब झुकते हैं, यानी वो इशारा कर रहे थे नोट पे छपे गांधी की ओर। पैसों के बल पर ये लुटेरे खुलेआम धड़ल्ले से पेट्रोल लूटकर काला बाजारी कर रहे हैं।
हालांकि कुछ समय पहले तेल माफिया बदायूं के थाना बजीरगंज के बगरैन रईस नाम के व्यक्ति के अड्डे से आईजी जोन बरेली के आदेश पर एएसपी साद मियां खान ने 57 ड्रम तेल पकड़ा था, जिसमें बाप और बेटे को जेल भी भेजा गया था। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को इस खेल के बारे में पता नहीं है, पर सब कुछ पता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।